अब हम कंट्रोल सेक्शन पे आते हैं। कंट्रोल सेक्शन में क्या है कि 12th नंबर क्वेश्चन है कि all the relevant detail derived from control plan and has been established in production inspection document। तो अब जो कंट्रोल प्लान है, कंट्रोल प्लान में ये डिराइव्ड होना चाहिए कि इसका वर्क इंस्ट्रक्शन डिराइव्ड होना चाहिए, उससे निकल के आना चाहिए। वर्क इंस्ट्रक्शन इंस्पेक्शन इंस्ट्रक्शन उससे निकल के आना चाहिए। प्रोसेस कंट्रोल चार्ट उससे निकल के आना चाहिए। तो ऑलरेडी जो कंट्रोल प्लान में ऐसा फॉर्मेट बनाना है, तो इसे लंबी लिस्ट देख के आप कंफ्यूज मत हो, नहीं होना है आपको। जो आपके कंपनी में कंट्रोल प्लान रहता है उसमें सब ये चीज कवर ही होता है, ऑलरेडी कवर होता है, ठीक है। तो इसे लंबी लिस्ट देख के कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद क्या है कि डज दी प्रोसेस सेटअप वेरीफाइड अप्रूव्ड एंड सेटिंग पैरामीटर रिकॉर्डेड। तो इसमें आपका जब स्टार्टिंग में जब सेट मैन मशीन मटेरियल मेथड में से कुछ भी चेंज होता है तो सेटअप भरा जाता है प्रोसेस में। प्रोसेस प्रोडक्ट को क्वालिटी को वेरीफाई करने के लिए और प्रोसेस को वेरीफाई करने के लिए तो वो अवेलेबल है कि नहीं है, सेटअप वगैरह डाटा वगैरह अवेलेबल है कि नहीं है। तो अभी इसमें फर्स्ट पीस जो लास्ट पीस अप्रूवल वगैरह होता है, लिमिट सैंपल अवेलेबल है कि नहीं है, मास्टर सैंपल, एक्शन प्लान, कंट्रोल प्लान, ये सब है। तो मतलब बेसिकली आप ये समझिए कि आप जब सेटअप कर रहे हैं तो सेटअप करते टाइम पे आपका लिमिट सैंपल चाहिए और तभी तो चेक करेंगे ना, मास्टर सैंपल चाहिए और आपका प्रोसेस पैरामीटर वेरिफिकेशन चाहिए, प्रोडक्ट वेरिफिकेशन चाहिए। तो आपका सेटअप शीट भरना है, वो सब अगर आप करते हैं तो आपका ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। अब चूंकि हर एक डॉक्यूमेंट दूसरे से लिंक है इसलिए यहाँ ढेर सारा लिख दिया है। बाकी आप कंट्रोल प्लान है तो कंट्रोल जब आप सेटअप बनाएंगे तो कंट्रोल प्लान का ही तो पैरामीटर आएंगे, प्रोसेस पैरामीटर, प्रोडक्ट पैरामीटर। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ इस पॉइंट पे मेन लिमिट सैंपल, मास्टर सैंपल और आप सेटअप की जो आपकी चेक शीट रहती है उसको फिल करना है। आप वहाँ पर ये रखिए, मतलब उसको कंसंट्रेट रखिए। और चेंज ओवर जो होता है, टूल चेंज ओवर का डाटा आपको रखना है। उसके बाद क्या हो गया कि उसके बाद हो गया कि आर रिवर्क रिजेक्टेड एंड सेटिंग पार्ट आइडेंटिफाइड एंड केप्ट सेपरेट। तो अब जो आपका प्रोसेस में जब रन कर रहा है प्रोसेस तो बीच में हो सकता है कुछ पार्ट रिवर्क हो, कुछ रिजेक्ट हो, तो वो सेपरेट आइडेंटिफाई होना चाहिए ना विद टैग के साथ, वो अवेलेबल है कि नहीं है और वो क्या टैग का आइडेंटिफिकेशन है वो सब रहेगा। अब जैसे क्वारंटाइन एरिया रहेगा इसमें। अब क्वारंटाइन ये कोरोना वाला क्वारंटाइन नहीं है, मतलब पार्ट का क्वारंटाइन करना है। पार्ट को क्वारंटाइन कैसे करना है कि जो आपको पार्ट सस्पेक्टेड है, आपको पता है नहीं है कि रिवर्क है कि स्क्रैप है, तो उसको क्वारंटाइन कर देना है, ठीक है ना। जैसे कोरोना में क्वारंटाइन कर रहे हैं वैसे ही क्वारंटाइन कर देना है। उसके बाद डिफाइंड स्क्रैप रिवर्क एंड सेटअप पीस स्टेशन। उसके बाद क्या हो गया कि अगला क्वेश्चन हो गया आर दी फ्लो मटेरियल मूवमेंट एंड स्टोरेज सिक्योर टू अवॉइड मिक्सअप ड्यूरिंग प्रोसेस स्टेज। अब आपका जो प्रोसेस फ्लो है मटेरियल का वो और स्टोरेज जो है मटेरियल का वो ऐसा है क्या कि अगर रेगुलर प्रोसेस में हो रही है तो मिक्सअप नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपका कैसा मेथड है, तो आपको इसमें जैसे कि पार्ट में आइडेंटिफिकेशन दिखाना पड़ेगा। आप कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिटी प्रोडक्ट जो नॉट ओके हो गया उसको रेड बिट में डाल देते हैं, वो दिखाना पड़ेगा। तो ये और जहाँ भी आप मटेरियल रख रहे हैं प्रॉपर टैग के साथ रख रहे हैं ताकि वो कहीं मिक्सअप ना हो जाए। अगर आप ऐसा दिखाते हैं तो आपका ये पॉइंट क्लोज हो रहेगा। उसके बाद क्या हो गया कि आर दी एप्रोप्रिएट गेज इंस्पेक्शन टेस्ट इंस्ट्रक्शन अवेलेबल एट वेरियस प्रोडक्शन स्टेज। तो इसमें क्या है कि जैसे कि अब एक प्रोडक्ट को बनाने में हो सकता है 10 मशीनें यूज हो, तो 10 मशीनों से होते हुए प्रोडक्ट बनेगा। तो हर एक मशीन पे आपका वर्क इंस्ट्रक्शन, इंस्पेक्शन ये सब अवेलेबल है कि नहीं है, ये सब यहाँ पर चेक होता है। उसके बाद क्या है आर दी टूल गेज एंड इंस्ट्रूमेंट्स आइडेंटिफाइड कैलिब्रेटेड एंड सर्टिफाइड फॉर यूज। मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी गेजेस हैं वो कैलिब्रेटेड हैं कि नहीं है, उसका रिकॉर्ड अवेलेबल है कि नहीं है, और कैलिब्रेटेड है तो कब तक कैलिब्रेटेड है,
कैलिब्रेशन टेस्टेबिलिटी मतलब क्या उसका जो नंबर वगैरह रहेगा कैलिब्रेशन का उसमें अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, वो सारा के सारा चीजें जो है वो सब चेक होती है यहाँ पर। और जिससे भी कैलिब्रेशन कर रहे हैं वो NABL सर्टिफाइड है कि नहीं है, ये सारा का सारा हम यहाँ पर वेरीफाई करते हैं या फिर हमारा कस्टमर हमारे एंड पे वेरीफाई करता है। उसके बाद क्या हो गया, इज द मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस प्लान एग्जिस्ट आर GRR स्टडी परफॉर्म्ड, मतलब जो आप इंस्ट्रूमेंट के लिए MSA करते हैं। अब ये MSA मैन्युफैक्चरिंग साइट असेसमेंट नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है उनका उस चीज का MSA है, तो उसका प्लान अवेलेबल है कि नहीं है। अगर है तो आप GRR स्टडी परफॉर्म करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आपको MSA का प्लान और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो MSA का रिपोर्ट है यहाँ पर वो दिखाना है। फिर उसके बाद है आर दी स्टैंडर्ड वर्क इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर इंस्ट्रक्शन अवेलेबल, आर दे अंडरस्टूड बाय ऑपरेटर एंड फॉलोड। अभी पहले भी पॉइंट ये आ चुका है कि जो वर्क इंस्ट्रक्शन तो जहाँ पर हमने बताया था कि लिंक तो रहता ही है कंट्रोल प्लान से, तो अवेलेबल है कि नहीं है वो दिखा देना, मतलब रिपीट हो गया पॉइंट, आप समझिए ऐसा। और ऑपरेटर बीइंग ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड फॉर देयर टास्क, मतलब जो ऑपरेटर है वो क्या ट्रेंड है, क्या क्वालिफाइड है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है क्या, इंडक्शन ट्रेनिंग होती है क्या, तो ये कैसे वेरीफाई होगा, ये वेरीफाई होगा स्किल मैट्रिक्स से। और स्किल मैट्रिक्स जब आप दिखाएंगे तो स्किल मैट्रिक्स में जो नंबर है उसको किस बेस पे आपने नंबर दिया है, उसका बैकअप डाटा क्या है, अगर ये सब रहेगा, आई चेकअप रिकॉर्ड वगैरह रहेगा, तो मतलब आपका ऑपरेटर कैपेबल है ये सब उस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद कहा गया आर बाउंड्री लिमिट सैंपल अवेलेबल टू ऑपरेटर एंड यूज, मतलब बाउंड्री और लिमिट सैंपल अवेलेबल है क्या और ऑपरेटर उसको यूज कर रहा है क्या, और जो उसका लिमिट सैंपल है वो पीरियोडिक रिप्लेसमेंट हो रहा है क्या, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद है आर मास्टर पार्ट सैंपल अवेलेबल टू कंफर्म इंस्पेक्शन, मास्टर पार्ट और सैंपल अवेलेबल है कि क्या, जो सैंपल है वो साइन अप है क्या, ये सब आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद क्या है, डज द एरर प्रूफिंग एस्टैब्लिश इन द प्रोसेस, हाउ द एरर प्रूफिंग वेरीफाइड। अब जो एरर प्रूफिंग हो गया ये हो गया आपका पोकायो का। अब ये पोकायो का आपका कंट्रोल प्लान से भी लिंक होना चाहिए, और जहाँ कहीं प्रोसेस में क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं, क्रिटिकल या सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स हैं, वहाँ पर आपका पोकायो का होना चाहिए, तो यहाँ पर ये वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको इसमें है आर ब्रेक डाउन मेंटेनेंस प्रोसेस इन प्लेस एंड जज ऑर्गेनाइजेशन हैव डाउन टाइम मॉनिटरिंग प्लान इन प्लेस। तो डाउन टाइम रहता है उसको मॉनिटरिंग का सिस्टम होना चाहिए, आपका ब्रेक डाउन लॉस एंड टैकिंग सिस्टम होना चाहिए, डाउन टाइम एनालिसिस होना चाहिए, परेटो के साथ एक्शन प्लान होना चाहिए, स्किल मैट्रिक्स होना चाहिए फॉर मेंटेनेंस टीम, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए फॉर स्पेयर स्टॉक एंड ऑर्डर के लिए। फिर उसके बाद कहा गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान है क्या, कैसे करते हैं, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्लान, शेड्यूल, किट केयर, स्पेयर पार्ट लिस्ट, अपडेटेड PM चेकलिस्ट, स्पेयर टूल एंड कंटीजेंसी प्लान, ये आपको यहाँ पर दिखाना है। उसके बाद है इज देयर ए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान ऑन इक्विपमेंट एंड इट इज फॉलोड, ठीक है। तो यहाँ पर आप इक्विपमेंट के लिए दिखाना है PM प्लान, सेम रिपीट होगा। इसके बाद आपका SPC फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। जहाँ पर आपका क्रिटिकल पैरामीटर्स है, क्रिटिकल पैरामीटर को आप रन चार्ट के थ्रू मॉनिटर करेंगे तो आपका रन चार्ट का डाटा चाहिए, और वही सेम वैल्यू जो है तो आप SPC के चार्ट में फिल करके आप देखेंगे कि उसका CPK कितना आता है, प्रोसेस कितना कंट्रोल में है। तो जो CPQ पैरामीटर है उसका आपका रन चार्ट और SPC होना चाहिए, ठीक है। और जो CPK है वो 1.33 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, अगर 1.67 से ज़्यादा रहता है तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आ गया है डज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेट द रिक्वायर्ड कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस आर द करेक्टिव एक्शन इन प्लेस फॉर आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन। तो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन रहेगा तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन है क्या, जैसे आप कंट्रोल रन चार्ट जो मॉनिटर कर रहे हैं, अगर वो दोनों ये जो लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट से आउट चला गया तो उसके लिए आपको कंट्रोल मेथड क्या है, उसका एक्शन प्लान वगैरह है क्या, वो अगर है
अगर गया है तो आपको एक्शन प्लान दिखाना है। डज पैकेजिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्ट पार्ट्स फ्रॉम डैमेज आर CTQ टेकन फ्रॉम कंसिडरेशन फॉर पैकेजिंग एंड हैंडलिंग, मतलब जो CTQ पैरामीटर है आपको पैकेजिंग और हैंडलिंग में आपने कंसिडर किया है कि नहीं किया है वो आपको बताना है। आर इंस्ट्रक्शन फॉर हैंडलिंग वर्क इन प्रोसेस एंड फाइनल प्रोडक्ट फॉलोड थ्रू आउट द प्रोसेस टू शिपिंग एरिया इंक्लूडिंग रिपेयर एंड रिवर्क एरिया, मतलब इंस्ट्रक्शन कैसा है इसका WIP के लिए फाइनल प्रोडक्ट तक ले जाने के लिए वो आपको दिखाना है। WIP इंस्ट्रक्शन, फाइनल शिपिंग इंस्ट्रक्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ हैंडलिंग ऑफ पार्ट, स्किल मैट्रिक्स फॉर हैंडलिंग लॉजिस्टिक, ये आपको यहाँ पर आपको दिखाना है। उसके बाद क्या हो गया आपका कि all part and component labeled properly and is shipping label properly proofing done to prevent part misidentification, मतलब मिस आइडेंटिफिकेशन ना हो जाए उसके लिए आपके पास मेथड क्या है, प्रोसेस कंट्रोल प्लान है, इंस्पेक्शन सीट है, टैग एंड स्टिकर है, पर्सनल अवेयर अबाउट टैगिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, मतलब जो आपके लोग हैं जो ऑपरेटर हैं वो स्किल्ड है कि नहीं, मतलब दूसरे के स्टिकर दूसरे में लगा दिया तो उनके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग मतलब वो इतना कैपेबल होनी चाहिए। Does the operator and employee perform the task properly? Is the skill man power available? तो वही स्किल मैट्रिक्स वगैरह थ्रू आप इसको दिखाएंगे। Does the organization, ओके तो ये हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। Does the organization have established work instruction, test and inspection table appropriate for product or customer? तो वर्क बेंच स्टेशन, वर्क इंस्ट्रक्शन, इंस्पेक्शन, लाइटनिंग एंड लक्स लेवल वगैरह, जो आपका वर्क लक्स लेवल है जहाँ प्रोसेस करना है उसका, उसके लिए लक्स लेवल, जहाँ पर आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसके लेवल का लक्स लेवल वो अवेलेबल है कि नहीं, यहाँ पर आपको वो देखना है। उसके बाद क्या है, आर्क वर्क प्लेस एंड शॉप फ्लोर पर्सनल सेफ्टी इंश्योर्ड एंड डज ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट सेफ्टी कल्चर, तो सेफ्टी कल्चर और सेफ्टी में है क्या, वो PP लिस्ट वगैरह यूज करते हैं क्या, सेफ्टी पॉलिसी है क्या, ये प्लांट एंड प्रोसेस अनसेफ सिचुएशन रिकॉर्ड एंड एक्शन प्लान है क्या, करेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ एक्सीडेंट एंड नियर मिस है क्या, मॉक ऑडिट एंड पीपल इन्वॉल्वमेंट के लिए क्या है, सेफ्टी ट्रेनिंग क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर एंड लेआउट, तो ये सारा का सारा सेफ्टी रिलेटेड है, उसमें क्या है वो आपको देखना है। उसके बाद प्रोसेस एनालिसिस के लिए टूल है आर दी प्रोसेस एंड क्वालिटी रिकॉर्ड लॉग्ड एंड एसेस्ड, तो इसमें क्या हो गया, रिजेक्शन डाटा हो गया, चार्ट हो गया, प्रोसेस डाटा चार्ट हो गया, स्पेशल रिकॉर्ड हो गया, कंट्रोल चार्ट हो गया, प्रोसेस एक्शन प्लान हो गया, डेविएशन फॉर्म्स एंड रिकॉर्ड हो गया, साइकिल टाइम स्टडी एंड प्रोसेस स्टडी हो गया, परेटो एनालिसिस हो गया एंड 7 QC टूल फॉर एनालिसिस हो गया। उसके बाद आर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट टारगेट डिफाइन एंड मॉनिटर, तो मतलब प्रोसेस का टारगेट डिफाइन है क्या कि कितना रहेगा, प्रोडक्शन कितना होगा, क्या शेड्यूल रहेगा, रिजेक्शन के लिए कितना हमारा टारगेट रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रिवर्क के लिए कितना टारगेट रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हो गया तो उसके प्रॉपर एक्शन प्लान है कि नहीं है, तो ये सारा का सारा चीज़ आपको देखना है। तो जैसे PPM के थ्रू फॉर्म में या फिर परसेंटेज के फॉर्म में मॉनिटरिंग रहेगा, तो यहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है। उसके बाद है आर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट टारगेट डिफाइन एंड मॉनिटर, तो प्रोसेस, हाँ इसमें जैसे मैंने बताया भी, तो MTF मेंटेनेंस के रिलेटेड हो गया, ये मॉनिटरिंग हो रहा कि नहीं हो रहा, CP के स्टडी वगैरह हो गया। उसके बाद आपका जो अगला है आर दी ऑल चेक टू बी डन अंडर दी प्रोसेस कंट्रोल प्लान रिक्वायरमेंट कंफर्म एंड रिजल्ट, तो रिजल्ट डॉक्यूमेंटेड, तो इसके हिसाब से देखना है कि सब अवेलेबल है कि नहीं, PFMA चेंज लॉग सीट प्रोसेस रिजेक्शन एनालिसिस, ये रिपीट हो गया, जो भी आपका प्रोसेस में रिजेक्शन हो रहा है उसका एनालिसिस होना चाहिए, उसका एक्शन प्लान होना चाहिए, तो वो अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है ना, ये होना चाहिए, मतलब तो बनाना ही है, अगर नहीं है तो उसको बनाना ही है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है, तो जो अब एक्शन प्लान बनाने में क्या है, AD टेक्नोलॉजी यूज करना है, 7 QC टूल यूज करना है, तो ये सब उस समय यूज हो गए। फिर आज सैंपल साइज एंड चेक फ्रिक्वेंसी फॉर ईच ऑपरेशन रीजनेबल,
तो मतलब कंट्रोल प्लान में ये लिखा रहता है रिएक्शन प्लान सैम्पलिंग साइज, तो अवेलेबल है कि नहीं है तो वो देखना है। उसके बाद क्या है, आर प्रोडक्ट ऑडिट शोइंग एक्सेप्टेबल रिजल्ट फॉर फाइनल प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट ऑडिट करते हैं तो उसमें रिजल्ट कैसा है, ओके है कि नहीं है, तभी तो रन कर सकते हैं, ओके होगा तो ये वहां पर दिखाना है। उसके बाद है ऑल प्रोसेस ऑडिटेड रेगुलरली, डॉक ऑडिट, मतलब प्रोसेस ऑडिट का सेकंड फॉर्म हो गया कि डॉक ऑडिट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका रिकॉर्ड दिखाना है। फिर आर दी प्रोडक्ट स्टोर एप्रोप्रिएटली, आर दी पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट सुटेबल फॉर सीटीक्यू प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर दिखाना स्टोरेज सिस्टम, रैक, बिन, मतलब प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, सीटीक्यू पैरामीटर को फॉल नहीं करना चाहिए, ये एकदम विथ लेबल विथ पार्ट नंबर ये सब रखा होना चाहिए। और जो उसमें पर्सन यूज हो रहे हैं उनका स्किल मैट्रिक्स उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए मीट होनी चाहिए। फिर हो गया आर दी प्री डिस्पैच फॉर फाइनल इंस्पेक्शन रिलीज कैरिड आउट बिफोर शिपमेंट। तो ये आपका पीडीआई रिपोर्ट आपको दिखाना है कि बिफोर शिपमेंट आप कैसे चेक कर रहे हैं, पीडीआई रिपोर्ट में क्या क्या पैरामीटर्स हैं, वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट से मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ये शो करना है। उसके बाद क्या हो गया आपका, आर दी प्लान इन प्लेस टू इम्प्लीमेंट ऑल एलिमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास सप्लायर क्वालिटी सिस्टम। तो आपका प्लान वर्ल्ड क्लास सप्लायर क्वालिटी सिस्टम बनने के लिए क्या है, आपको ये दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसी के साथ पांचवा पिलर दोस्तों कंप्लीट हो गया, एमएसए ऑडिट या सिस्टम ऑडिट या सप्लायर सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑडिट का। अभी आपको अगर एक बार में ये चीज समझ में नहीं आई होगी तो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, और अगर आप मेरे को कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर कुछ बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ इम्प्रूव करना चाहिए या फिर इस सब्जेक्ट में तो वीडियो बनाना चाहिए, तो आप कृपया कमेंट करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का या आपको समझाने की, पर आप जब बताएंगे तभी तो हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलेंगे। अभी हम अगला जो वीडियो बनाएंगे वो 6th पिलर पे रहेगा, जो कि हमारा एमएसए ऑडिट, सिस्टम ऑडिट या सप्लायर क्राइटेरिया प्रोसेस को कंप्लीट कर देगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।